Babar Azam is a fantastic player. He holds an amazing profile. He's a world-class player. He's a superstar of Pakistan. His batting technique is solely impressive. बाबर आजम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बेहतरीन क्रिकेट खेलकर, बेहतरीन रिकॉर्ड्स बनाकर, हर जगह पर परफॉर्म करके। लेकिन पहले बात करते हैं कि आपको ज़रूरत ही क्या पड़ी कि आपने बाबर आजम को कप्तान बनाया। सरफराज अहमद वाज द मोस्ट सक्सेसफुल T20I कैप्टन। उसने अपने दौर में 11 कंसेक्यूटिव सीरीज़ जितवाई पाकिस्तान को, लेकिन आपने बाबर आजम को कप्तान क्यों बनाया? इससे साफ पता चलता है कि आप सरफराज अहमद को हटाना चाहते थे। वैसे तो हम हर तरह से बाबर आजम का कंपैरिजन विराट कोहली से करते हैं, लेकिन कैप्टनसी के मामले में सब कुछ भूल जाते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, विराट कोहली ने अपना करियर 2009 में स्टार्ट किया और उन्हें कप्तान बनाया गया 2017 में। 7 से 8 साल का डिफरेंस, और हो सकता है कि 9 साल का भी हो। बाबर आजम ने 5 साल के अंदर अंदर उनको कप्तान बना दिया गया। तो एक तो ये बात हो गई कि उन्हें 8 से 9 साल के बाद कैप्टन बनाया गया। बाबर आजम को 5 साल के अंदर ही कैप्टन बना दिया गया। तो अगर मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस की तरफ देखें तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता। रन्स की तरफ देखें तो बाबर आजम इज ऑन द राइट ट्रैक, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि दुनिया के किसी प्लेयर का भी विराट कोहली के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। तो पाकिस्तान क्रिकेट ने अपने पांव पर हमेशा से खुद ही कुल्हाड़ा मारा है। दे आर देयर सेल्फ एनिमीज, वो खुद अपने दुश्मन है। असल में मसला यह है कि पाकिस्तान ने कभी भी अपने सिस्टम को डेवलप नहीं किया, वक्त के साथ साथ चेंज नहीं किया, और उनकी सोच रेजिस्टेंस टू चेंज वाली है। इस चीज़ के वो बहुत खिलाफ है। वो वक्त के साथ अपने आप को बदलना नहीं चाहते। आजकल की क्रिकेट मैकेनिकल है, एनालिटिकल है, बायोमैकेनिक्स है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, रियल टाइम डाटा है, स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स की इम्प्लीमेंटेशन है। ये सब चीज़ें एक सिस्टम से आती हैं, और सिस्टम कब बनता है? जब आपकी सिस्टम की कमांड राइट लोगों के हाथ में हो, उनकी कमांड बहुत काबिल लोगों के हाथ में हो। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर तो हमेशा ऊपर से ही लोग आते हैं। पीसीबी का चेयरमैन हो या कोई भी, वो क्रिकेट बड़ी ना हो, उन्होंने क्रिकेट कभी खेला ना हो, उन्होंने क्राउड को कभी फेस ना किया हो, तो वो कहाँ से सिस्टम बना सकते? और ये तो एक आम सी बात है कि हम एक रात सोए, सुबह उठे, पीसीबी का चेयरमैन चेंज, और फिर आपस की जो तबकलिश है, आपस की जो खुंदक है, वो तो चलती ही रहती है कि मैं रमीज राजा हूँ तो मैं ज़का अशरफ के खिलाफ जाऊँगा, मैं ज़का अशरफ हूँ तो मैं मोहसिन नकवी के खिलाफ जाऊँगा। ये चीज़ें तो आम है। और फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तानी प्लेयर के पास स्किल सेट नहीं है। जब स्किल सेट नहीं है तो सेल्फ बिलीफ नहीं। और जहाँ तक बात है पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की, तो मेरी और आप सब लोगों की यही शिकायत होगी कि बड़ी स्टेजेस पर बहुत कम परफॉर्म करते हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास स्किल सेट नहीं है। जो हम कंपैरिजन करें, इंडिया के पास है, जो साउथ अफ्रीका के पास है, जो ऑस्ट्रेलिया के पास है। जब स्किल सेट नहीं होगा तो सेल्फ बिलीफ नहीं आएगा। जब सेल्फ बिलीफ नहीं होगा तो माइंड सेट नहीं बनेगा। जब माइंड सेट नहीं बनेगा तो परफॉर्मेंस कैसे होगी? जब आपने उस लेवल की डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली होगी जो ज़्यादा ज़रूरी है, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली होगी, जब आप एक सेटअप से नहीं आएंगे तो आप परफॉर्मेंस क्या करेंगे? परफॉर्मेंस आपकी ज़ीरो होगी। और अगर हम हार्ट ब्रेक मूवमेंट्स की बात करें तो उसके लिए तो पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी प्रोफाइल है। शुरू से आज तक कितने मौके ऐसे हैं जब पाकिस्तान ने जीत कर हमेशा मैच हारा है, और ऐसे लगता है कि ये तो एक ट्रेडिशन बन चुका है, ये तो एक कल्चर बन चुका है। अगर हम 2024 के वर्ल्ड कप की बात करें तो एक बहुत फनी मोमेंट्स देखने को मिले हैं। आप एक एसोसिएट टीम से जाकर हार गए, ठीक है, आपने एक बॉल पे 4 या 5 रन रहते थे, आपने फील्डर आगे बुला दिया 30 यार्ड के अंदर, उसने ऊपर से चौका मार दिया। फिर एक वक्त था कि उमर अकमल को उसकी फिटनेस और 1-2 चीजों की वजह से बाहर कर दिया गया, और भी बहुत से स्टार्स का करियर खत्म किया गया। इसके मिसाल देने की मुझे कोई जरूरत नहीं। और फिर सबसे बड़ा जुल्म यह है कि आजम खान को आपने इस फिटनेस के साथ सिलेक्ट कैसे किया? आपने सिलेक्ट कर लिया, ओके, आप उसको लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो यूएसए के खिलाफ आउट हो जाता है, लेकिन जितने स्लॉगर हिट्स वो करता है आजम खान, क्या उस तरह की हिट्स इफ्तिखार के पास है? बिल्कुल नहीं है। इफ्तिखार तो 2-3 रीजन्स के अंदर शॉट करता है, उसके अलावा उसके पास शॉट्स हैं ही नहीं। सुपर ओवर के लिए आज शादाब को पैड करवा देते हैं, फेस आप इफ्तिखार से कराते हैं, फखर जमान नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहता है। आपको पता है कि उनका एक ही स्टार बॉलर है, मेन बॉलर सौरभ नेत्रावलकर, जिन्होंने इंडिया से अंडर 19 खेला हुआ है। वो बॉल करने आते हैं, इफ्तिखार अहमद फेस करते हैं। आप कोई भी इवेंट उठा के देख लें, रिसेंट देख लें, हिस्ट्री के अंदर देख लें, क्रिकेट मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्बिनेशन के ऊपर चलती है। कभी इत्तेफाक हो जाए तो वो एक अलग बात है। 2019 के वर्ल्ड कप के दोनों सेमीफाइनल आप उठा के देख लें, क्रिस वोक्स आते हैं, 2 चौके वो डेविड वार्नर से खाते हैं, उसके बाद वो क्रिस वोक्स ही उन्हें आउट करते हैं। फिर सेमीफाइनल नंबर 1 ट्रेंट बोल्ट विराट कोहली को LBW करते हैं। फिर मैथ्यू वेड जिन्होंने शाहीन अफरीदी को 3 बॉल पे 3 छक्के मारे थे सेमीफाइनल के अंदर, वो क्या कॉम्बिनेशन था, लेफ्टी टू लेफ्टी, जो मुझे ऐसे लगता है कि मैथ्यू वेड से छक्के लगे उनको। हो सकता है कि आप लोग इससे इत्तेफाक ना करें, लेकिन सबसे बड़ा दुख यह है कि उन्होंने मैथ्यू वेड से छक्के खाए। अब आपने इतनी क्रिकेट खेल ली है, आपके पास एनालिटिक्स बैठे हैं, आप पर बजट खर्च किया जा रहा है, आपको पूरी पे दी जा रही है, तो फिर आप उससे उस तरह से डिलीवर क्यों नहीं कर रहे? मैं फिर कहूँगा कितना रॉन्ग डिसीजन था कि आपने इफ्तिखार से फेस करा दिया। हालांकि अगर फ़खर जमान फेस करते
तो हो सकता है सिचुएशन कुछ और होती। फिर आपने फखर जमान से फेस नहीं करवाया जब आपके पास आजम खान जैसा हिटर वहां पर मौजूद है। ठीक है, इफ्तिखार अहमद का इंटरनेशनल एक्सपोजर काफी ज्यादा है, लेकिन मेरे ख्याल में आजम खान की वहां पर जगह बनती थी। आजम खान जाते वहां पर फेस करते, हो सकता है वो मैच जिता भी देते, उससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता, अगले मैचों में वो परफॉर्म कर सकते। और शुरू से ही पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट ने हमेशा से ही बहुत से वाइल्ड डिसीजन किए हैं जिनकी कुछ समझ नहीं आती। ना आपने यूएसए की कंडीशंस देखी, ना आपने न्यूयॉर्क की कंडीशंस देखी, आपने एक सेट बनाया और भेज दिया। आपने किसी टीम के स्क्वाड से कुछ नहीं सीखा, आपने सबसे आखिर में अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट की, लेकिन फिर भी उसमें कोई मैनेजमेंट नजर नहीं आई। एक लड़का है जिन्होंने PSL अच्छा खेला है, 1-2 सेंचुरीज होंगी, लेकिन अगर एक 11 से 12 साल के बच्चे को भी आप टीवी पे बिठाएं और उसकी बैटिंग दिखाएं तो वो उसमें से इतने ज्यादा फॉल्ट्स निकाल देगा। आपने उसको वर्ल्ड कप खिला दिया, इतनी बड़ी स्टेज पे आपने उसको परफॉर्म करने के लिए भेज दिया। कि बाकी प्लेयर्स के साथ नाइंसाफी नहीं है तो और फिर क्या है। आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आप 4 से 5 ओपनर के साथ चले गए, आपका मिडिल ऑर्डर स्पाइनलेस है, आपका स्पिन डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस 0 है। शादाब खान जिसको साल 1.5 साल से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, आप खिलाई जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने हमें कुछ मैचेस जितवाए हैं, लेकिन फिर इब्रार खान का क्या कसूर है। मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर इब्रार खान खेल जाते तो शादाब का करियर कहाँ जाता। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे ऐसे लगता है कि प्लेयर्स के अंदर इनसिक्योरिटीज हैं। फिर एक मैच ऐसा आता है कि शादाब खान जब मैच फंसा होता है तो बाहर चले जाते हैं कुछ बहाना करके, फिर जब मैच की सिचुएशन संभल जाती है तो वो अंदर आ जाते हैं। फिर कैप्टेंसी में फ्लॉस तो आने ही थे जब बाबर आजम को किसी ने पूरी तरह से गाइड नहीं किया हुआ। आप स्टीव स्मिथ को देख लें, वो रिकी पॉन्टिंग के हाथ से आया। आप विराट कोहली को देख लें, वो MS धोनी के हाथ से आया। आप एलिस्टियर कुक को देख लें, वो एंडी स्ट्रॉस के हाथ से आया। आप जो रूट को देख लें, वो एलिस्टियर कुक के हाथ से आया। एक चेन चलती है, एक जनरेशन होती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपने बाबर आजम को कप्तान बना दिया, नो हेट, क्योंकि उनके जैसा बैट्समैन बहुत मुश्किल है मिलना। आपकी इस बारे में जो भी राय है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड BCCI से क्या रहनुमाई ले सकते हैं। सबसे पहले गाइडलाइन नंबर 1, इंडिया ने कितने बेहतरीन तरीके से वहाँ की कंडीशंस को एनालाइज किया। 2024 ODI वर्ल्ड कप की उन्होंने USA की पिचेस को कितना अच्छा अंडरस्टैंड किया, उन्होंने वेस्ट इंडीज की कंडीशंस को कितना अच्छा अंडरस्टैंड किया। पिचेस का जो बिहेवियर था वो तो हमने देख ही लिया, जिस तरह का पिचेस ने बिहेव किया। जो उन्होंने USA और वेस्ट इंडीज के हिसाब से प्लेइंग 11 खिलाई, वो कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट था। पहले उन्होंने USA में कुलदीप को नहीं खिलाया, फिर वेस्ट इंडीज गए तो उन्होंने कुलदीप को खिला लिया। इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ गया, रवि जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। उसका फायदा क्या हुआ कि रवि जडेजा भी बैटिंग कर लेते हैं, अक्षर पटेल भी बैटिंग कर लेते हैं, और उनके सिस्टम को, उनके जो मेन प्लेयर्स हैं उनको कितनी सपोर्ट मिली। खैर, ये काम सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जहां पर फैसले मेरिट पर होते हों, जहां पर लोग मेरिट पर आते हों, जहां पर कोच मेरिट पर आते हों, जहां के लोग अगर पॉलिटिक्स करना भी चाहें तो वो अपने मुल्क के मफाद में पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। अब हमें बाहर बैठकर लग रहा होगा कि उन्होंने शिवम दुबे को क्यों खिलाया, हालांकि पर्सनली मैं उसकी सिलेक्शन से बहुत सेटिस्फाइड था। रीजन ये था, आप लोग सोच रहे होंगे उन्होंने रिंकू सिंह को क्यों नहीं खिलाया, हालांकि उन्होंने IPL में एक बहुत अच्छा मैच फिनिश किया था 5 छक्के लगाकर। लेकिन अगर हम 3 से 4 साल पहले की परफॉर्मेंसेस देखें और कंटिन्यू, जो शिवम दुबे मिडल में आकर जो डैमेज देते हैं ओपोनेंट टीम को, वो एक बहुत कमाल है। उनका पिकअप शॉट बहुत अच्छा है, वो लंबे छक्के लगा सकते हैं। वो 50s तो नहीं बना सकते, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जो आकर क्रूशल 25-30 रन वो दे सकते हैं। और जिस तरह उन्होंने टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दी, मुझे उनकी परफॉर्मेंस से वही याद आता है कि 2007 के वर्ल्ड कप में जो रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस थी, उन्होंने 16 गेंदों पर या 17 गेंदों पर 30 रन बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ। तो सेम रोल मुझे उनका वही लगा है जो रोहित शर्मा का 2007 के वर्ल्ड कप में था। अब हम बाहर बैठे होते हैं, हमें लगता है कि वाई नॉट रिंकू सिंह, वाई शिवम दुबे, लेकिन राहुल द्रविड़ ये जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, और उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया। और फिर शिवम दुबे ने टाइम आने पर एग्जीक्यूट किया। रीजन, विराट कोहली ने 48 गेंदों पर 50 रन बनाए, अगले 17 से 18 रन फिर उन्होंने तेज बनाए। अगर बाबर आजम इस तरह की इनिंग खेलते तो हम उन्हें बहुत ट्रोल करते। ट्रोल करना विराट कोहली को भी बनता था, लेकिन क्यों ट्रोल नहीं किया गया? क्योंकि वहां पर सिर्फ विराट कोहली ही खेलने वाले नहीं है। अक्षर पटेल ने जो बारी खेली है वो बहुत लाजवाब बारी खेली है। फिर 1-2 छक्के शिवम दुबे ने लगाए, मैं अगेन क्रेडिट दूंगा। तो फिर उन्हें कितनी सपोर्ट मिली, वो खुद आहिस्ता आहिस्ता खेलते रहे। पूरे टूर्नामेंट में ऐसे लगा कि विराट कोहली बॉल के पीछे जा रहे हैं, लेकिन जब फाइनल में उन्हें लगा कि विकेट्स गिर गए हैं तो उन्होंने अपनी गेम चेंज कर ली। तो सपोर्ट बहुत जरूरी है, अकेले बाबर आजम पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं कर सकते, साथ सपोर्ट बहुत जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि किस तरह इंडिया ने पाकिस्तान
पाकिस्तान वाला मैच बदला, वो सिर्फ इस वजह से बदला कि उनको प्रेशर सिचुएशन में खेलने की आदत है, उनके पास एबिलिटी है, उनके एक्सपीरियंस है, उनकी परफॉर्मेंस है, तभी उन्होंने इतना गेम चेंज किया। अब मोहम्मद रिजवान को चाहिए था कि वो अगर 40 पे 30 बना रहे हैं तो बुमराह विकेट लेने आए तो वो रोक कर खेल रहे हैं, उन्होंने उनको शॉट लगाना चाहिए, बुमराह ने वहां विकेट निकाला। उनको पता था कि जसप्रीत बुमराह विकेट लेने आ रहे हैं, लेकिन अगेन सेटअप का कमाल है, परफॉर्मेंस का कमाल है, सिस्टम का कमाल है। फिर जो कैच मिचेल मार्श का अक्सर पटेल ने लिया, लाजवाब कैच था। फिर फाइनल के अंदर जो ओवर अर्शदीप सिंह जसप्रीत बुमराह ने किया, उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। 30 गेंदों पर 30 रन थे और उन्होंने बनने नहीं दिए। तो ये थी गाइडलाइन नंबर 2 कि प्लेयर्स की सिलेक्शन कैसे की जाती। गाइडलाइन नंबर 3, हम कोचिंग सिस्टम में इंडिया से बहुत रहनुमाई ले सकते हैं। उनका कोच BCCI में ग्रेजुएट होके आता है, पहले अंडर 13 का कोच बनता है, फिर अंडर 16 का कोच बनता है, फिर अंडर 19, फिर इंडिया। हम पाकिस्तान में भी ये सिस्टम ला सकते हैं, बजाय इसके कि एक कोच आता है 2 से 3 महीने हमारे साथ रहा और फिर चला गया। हमें चाहिए कि फॉरेन कोचेस को लाएं और वो यहाँ पर कोचेस क्रिएट करें। जब यहाँ पर कोचेस क्रिएट करेंगे तो फायदा क्या होगा, जब एक कोच अंडर 13 का कोच होगा, उसको पता होगा कि अगर मैंने ये क्राइटेरिया फुलफिल किए, अगर मैंने यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दी, मेरी तरक्की होगी अंडर 16 के अंदर, फिर अंडर 19 के अंदर, एक पेट्रियोटिज्म आएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि डग आउट में बैठा हुआ पाकिस्तानी कोच की जो फीलिंग्स होंगी वो किसी बाहर के कोच की नहीं हो सकती। जो मेहनत वो कर सकता है वो कोई बाहर का बंदा नहीं कर सकता। जितनी ग्रास रूट की प्रॉब्लम एक पाकिस्तानी कोच को पता हो सकती है वो किसी बाहर के कोच को नहीं हो सकती। तो ये इस सिस्टम में भी हम इंडिया से रहनुमाई ले सकते हैं। और आखिरी गाइडलाइन जो हम इंडिया से ले सकते हैं वो है अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देना, जो पाकिस्तान सबसे ज्यादा लैग करता है। उन्होंने विराट कोहली ने पूरी 7 या 8 मैचेस में 75 या 76 रन बनाए, लेकिन रोहित शर्मा ने उनको बैक किया। बैक भी तब किया जब उनके पास एबिलिटी थी, और क्यों एबिलिटी थी, क्योंकि उन्होंने इतनी परफॉर्मेंस दी हुई है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज्यादा रोल जाता है उनके टीममेट्स को। हर मैच जितवाना बाबर आजम या किसी एक इंडिविजुअल प्लेयर की जिम्मेदारी नहीं है। ये टीम किसी की पर्सनल टीम नहीं है, ये कौम की टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है। तो जो मेरिट पर आएगा वही खेलेगा। और एक बात जो बहुत एस्टोनिशिंग थी, जिसने बहुत हैरान किया, कि इंडिया पूरे टूर्नामेंट में 2 रोबोट्स के साथ खेला है। रोबोट नंबर 1 जसप्रीत बुमराह। जब उन्हें मैं बॉल करते हुए देखता हूँ मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे ग्लेन मैकग्रा बॉल कर रहे हैं। ये बात मैं इस तरह से कर रहा हूँ, उनकी एक्यूरेसी इतनी है, एक राइट हैंडेड को कितनी बेहतरीन वो आउट स्विंग कर सकते हैं। जो उन्होंने फाइनल के अंदर हेंड्रिक्स को आउट किया, कमाल था। जो उन्होंने मोहम्मद रिजवान को आउट किया, वो कमाल था। और जिस तरह मैं रोहित शर्मा को बैट करते हुए जब देखता हूँ तो सब कहते हैं कि उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब वो बैटिंग करते हैं तो ऐसे लगता है कि ही इज़ प्लेइंग बेसबॉल। वो टेनिस का मैच खेल रहे हैं, वो हार्ड बॉल नहीं खेल रहे। इतने एफर्टलेस छक्के, लेकिन उसके पीछे भी उनके सिस्टम का कमाल है, उनकी सपोर्ट है, उनकी कोचिंग है, उनकी मेंटेलिटी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियन प्लेयर्स में एक नेशनलिज्म है, उनमें रिलेटिव इनसिक्योरिटीज नहीं है। उनमें ये चीज़ नहीं है कि यार कोई मेरे से बेहतर आकर मेरी जगह ना ले ले। उनमें नेशनलिज्म है, उनके पास पेट्रियोटिज्म है, वो टीम के लिए खेलना जानते हैं। तो आई एम होपिंग फॉर द वेरी बेस्ट कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक जितना भी डैमेज उन्होंने देना था, जितने लोगों को हर्ट करना था, पाकिस्तानी फैंस को जो हर्ट करना था, वो कर चुके, और फ्यूचर में वो कुछ सीखेंगे। होपिंग फॉर द वेरी बेस्ट अगेन। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप मुझे कुछ गाइड करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।